गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा जी, अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तापीय प्रसार, तापीय प्रसार एवं कैलोरीमिति। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, तापीय प्रसार एवं कैलोरीमिति। थर्मल फिजिक्स का लास्ट वाला चैप्टर है बेटा ना, थर्मल फिजिक्स का लास्ट चैप्टर। थर्मल फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है बेटा, कौन सा? तापीय प्रसार एवं कैलोरीमिति। तापीय प्रसार एवं कैलोरीमिति को अपन पढ़ने वाले हैं अब। तो बेटा सबसे पहले अपन तापीय प्रसार, या ये मान लीजिए कि तापीय पैमाने, इसके बाद कोई चैप्टर है, इसके बाद जो चैप्टर है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक फ्लूइड वाले एक दो चैप्टर बचे होंगे, तो वो चैप्टर जो है वो कोई और सर करवा देंगे, है ना। तो ये लास्ट चैप्टर है बेटा, तो थर्मल फिजिक्स का चैप्टर का नाम क्या है? तापीय प्रसार एवं कैलोरीमिति। तापीय प्रसार एवं कैलोरीमिति। तो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा तापीय पैमाने से, टेम्परेचर से। टेम्परेचर से स्टार्ट करता हूं बेटा। टेम्परेचर क्या चीज है? ताप की बात कर रहा हूं बेटा, ताप की। तो ताप क्या है बेटा? ठंडे या गर्म, ठंडे या गर्म की कोटि, ठंडे या गर्म को मापने की कोटि। कोई भी चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, इसका आइडिया मुझे किससे लगता है बेटा? टेम्परेचर से लगता है। अगर कोई मुझसे बोल दे, मौसम विभाग वाले बता दे मुझे कि आज का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, आज बहुत सर्दी रहने वाली, मुझे पहले पता रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब बहुत सर्दी रहेगी। अगर मुझे मौसम विभाग पहले से बता दे कि कल का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, तो मुझे पहले से पता रहेगा कि कल बहुत ज्यादा गर्मी रहने वाली है। तो बेटा टेम्परेचर कुछ नहीं होता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको नापने की एक कोटि है टेम्परेचर। उसको नापने की एक डिग्री है कि कोई भी चीज कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है, उसको बताने का तरीका है टेम्परेचर। टेम्परेचर के एसआई मात्रक की बात कर रहा हूं बेटा जी। एसआई मात्रक क्या रहेगा टेम्परेचर का? अगर बेटा जी इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो एसआई मात्रक क्या होगा टेम्परेचर का? केल्विन, केल्विन। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक क्या रहेंगे बेटा जी? अन्य मात्रक, अन्य मात्रक क्या रहेंगे? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, ये रहेंगे क्या अन्य मात्रक? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट। ये होते हैं। देखो बेटा, तो इसका मतलब केल्विन भी टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है, तो बेटा डिग्री फारेनहाइट भी टेम्परेचर है। हर जगह प्रैक्टिकल यूनिट अलग अलग होती है। तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तुम्हारा टेम्परेचर किसमें मेजर करेगा? बॉडी का टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में। जैसे अपन फीवर में बोलते हैं, बुखार में बोलते हैं अपन कि 104 डिग्री का बुखार हो गया, 100 डिग्री का बुखार हो गया, 98 डिग्री का बुखार हो गया, तो बेटा वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो डिग्री फारेनहाइट है। वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो डिग्री फारेनहाइट है। 100 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबल जाता है ना। तो जो 100 डिग्री, 104 डिग्री, 102 डिग्री होता है, वो किस में होता है बेटा? फारेनहाइट में होता है, फारेनहाइट। मौसम विभाग किसमें बताता है? डिग्री सेल्सियस में। एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करना है तो किसमें लिखेंगे? केल्विन में लिखेंगे। अच्छा बेटा, अगर ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन भी रहता होगा। इसलिए मैं बोलूं कि द्रव्यमान ग्राम में भी होता है, केजी में भी होता है, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे बेटा इनमें भी कोई ना कोई संबंध होगा कि केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध रहेगा, सेल्सियस और फारेनहाइट में क्या संबंध रहेगा। तो इन तीनों के मध्य बेटा संबंध पढ़ रहे हैं अपन, है ना। इन तीनों के मध्य संबंध पढ़ेंगे। लेकिन इस संबंध को पढ़ने में बेटा अपन ने एक चीज को काम में लेते हैं, उसको बोला जाता है बेटा तापमितीय गुण। पदार्थ के तापमितीय गुण, पदार्थ के तापमितीय गुण। पदार्थ के तापमितीय गुण,
इसका मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी बेटा जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हो, बॉडी की वो प्रॉपर्टी या किसी कोई भी वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हो, उनको क्या बोला जाएगा? तापमितीय गुण। पदार्थ के वो गुण जो बेटा टेम्परेचर पे निर्भर कर रहे हैं, ताप पे निर्भर कर रहे हैं, वो राशियां जो टेम्परेचर पे निर्भर कर रही है, ताप पर निर्भर कर रही है, उनको क्या बोला जाएगा बेटा? तापमितीय गुण। जैसे कुछ कुछ बातें लिख रहा हूं मैं, समझना तुम मेरी बात को, है ना। जैसे मैं बोलूं नियत आयतन पर, नियत आयतन पर आदर्श गैस का दाब, नियत आयतन पर आदर्श गैस का दाब नियत आयतन पर आदर्श गैस का दाब। ऐसे बेटा सेकंड देखना, सेकंड प्रॉपर्टी, नियत दाब पर आदर्श गैस का आयतन। देखिए बेटा जी, जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, जो चीज मैं लिख रहा हूं, वो क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी क्या? वो चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी क्या? बताओ मुझे कि अगर आयतन नियत है तो क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है क्या? अगर आयतन नियत हो जाए, V कांस्टेंट हो जाए, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बचेगा क्या आदर्श गैस समीकरण में? P T पर निर्भर करेगा क्या? ऐसे अगर दाब को नियत कर दो तो फिर आयतन किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर निर्भर करेगा। बताओ, दोनों पॉइंट क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर है? दोनों गुण क्लियर है? नियत आयतन पर आदर्श गैस का दाब और नियत दाब हो तो फिर आदर्श गैस का आयतन वो ताप के समानुपाती हो जाएगा। अगर बेटा आयतन नियत है, V कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रहेगा। और बेटा अगर P कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रहेगा। समझो क्या बात को? हां ना बोल दो, केवल आदर्श गैस समीकरण में पढ़ी है प्रोपोर्शनलिटी अपन ने। हाँ भाई, पढ़ी है प्रॉपर्टी, बोला है अपन ने कि प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रहेगा, P कांस्टेंट हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रहेगा। बोला था भाई, ग्राफ बनाए थे, गैस नियम पढ़े थे। जवाब क्यों नहीं देते हो तुम? अभी ज्वाइन नहीं किया गया तुम लोगों ने? हां ना भी नहीं बोलते हो। अच्छा ठीक है, थर्ड, तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध 12th में पढ़ोगे बेटा तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी, तब बता दिया जाएगा कि प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, पर हां तापमान पे निर्भर करता है। 4 नंबर बेटा, 4 नंबर, केशिका नली में, केशिका नली में, केशिका नली में, केशिका नली में द्रव का जल स्तर, केशिका नली में द्रव का जल स्तर, द्रव का स्तर, केशिका नली में द्रव का स्तर। अब बेटा ये सब प्रॉपर्टियां ऐसी है, ये सब प्रॉपर्टियां ऐसी है, पदार्थ के सारे गुण ऐसे हैं बेटा। जैसे आदर्श गैस के लिए नियत आयतन पर दाब, नियत दाब पर आदर्श गैस का आयतन। बेटा ये प्रॉपर्टियां ऐसी है जो किस पर निर्भर करेगी? टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो ये घटेगी। तार का प्रतिरोध टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये भी घटेगा। ऐसे बेटा केशिका नली में द्रव का स्तर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो द्रव का स्तर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो द्रव का स्तर घटेगा। ये सारी प्रॉपर्टी ऐसी थी बेटा जो किस पर निर्भर कर रही है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये भी बढ़ रही है, टेम्परेचर घटने के साथ ये भी घट रही है। इन प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बेटा? तापमितीय गुण बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? तापमितीय गुण बोला जाता है। और बेटा इस लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है बेटा, लास्ट वाली प्रॉपर्टी, इस लास्ट वाली प्रॉपर्टी को काम में लेके बेटा अपन क्या बनाते हैं? टेम्परेचर स्केल बनाते हैं, तापीय पैमाने बनाते हैं। लास्ट वाली प्रॉपर्टी कि केशिका नली में द्रव का स्तर टेम्परेचर के साथ क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर के साथ क्या होता है? घटता है। टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ लेवल घटता है, टेम्परेचर के साथ लेवल बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ लेवल घटता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना जरूरी नहीं है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना जरूरी नहीं है। किसी भी प्रोपोर्शनलिटी हो सकती है, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी है, बस टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे।
लेकिन यहां पर जो भी मैंने लिखे हो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेंगे, किस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ेंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चारों क्वांटिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो ये चारों क्वांटिटी घटेगी। अब बेटा मैंने बोला केशिका नली में द्रव का स्तर, तो केशिका नली बेटा जो तापीय पैमाने पर बनाते हैं, जो थर्मोमीटर होते हैं, वो थर्मोमीटर बेसिकली केशिका नली के बने होते हैं। केशिका नली बेटा एक टेस्ट ट्यूब भी होती है, कैपिलरी ट्यूब भी होती है बेटा। तो उस कैपिलरी ट्यूब में बेटा क्या भरा जाता है, मरकरी भरा जाता है। थर्मोमीटर क्या होते हैं बेटा, जैसे कैपिलरी ट्यूब होती है, इस कैपिलरी ट्यूब में क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, मरकरी भरा होता है, मरकरी लिक्विड पारा भरा होता है। कोई कैपिलरी ट्यूब है उसमें बेटा क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। जिससे बेटा लिक्विड का लेवल अब ज्यादा अप होता रहेगा, अप होता रहेगा, अप होता रहेगा, वहां पे मार्किंग की हुई होती है, मार्किंग की हुई होती है। भाई यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, 5 है, 100 है। तो बेटा स्केल बनाने का प्रोसेस क्या था, स्केल बनाने का प्रोसेस समझना है ना, तापीय पैमाने। सुनिएगा बेटा जी बात को, है ना, तापीय पैमाने का पूरा कंसेप्ट। अब तापीय पैमाने डिस्कस कर रहे हैं अपन, है ना, तापीय पैमाने। अब आए अपन अपने टॉपिक पे, तापीय पैमाने पे। तो सुनना बेटा जी बात को, तापीय पैमाने कितने पैमाने, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस अंकल ने क्या किया, पैमाना बनाने के लिए सेल्सियस अंकल ने क्या किया होगा वो बता रहा हूं तुम्हें ना। सेल्सियस अंकल ने पैमाना बनाने का सोचा बेटा। सेल्सियस अंकल ने सोचा कि मैं पैमाना बनाता हूं आज, है ना। तो उन्होंने बोला बेटा, उन्होंने ऐसी कंडीशन ली, ऐसी सराउंडिंग कंडीशन ली, ऐसे कैपिलरी ट्यूब को लेके गए, ऐसी जगह पे गए जहां पे बर्फ जम रहा था, जहां पे बर्फ जम रहा था। वातावरण की कंडीशन, वातावरण का टेम्परेचर ऐसा था कि बर्फ क्या हो रहा हो, जम रहा हो। ऐसी जगह लेके गए इस ट्यूब को, इस ट्यूब और इसको ऐसी जगह लेके गए जहां पे बर्फ जम रहा था। इतनी ठंडी जगह पे लेके गए जहां पे बर्फ जम रहा था, चाहे फ्रिज के अंदर ले गए इसको, मान लीजिए बेटा। उस टाइम पर जहां पर वातावरण कंडीशन ऐसी है, वातावरण का तापमान ऐसा है कि बर्फ जम जाए, बर्फ जम जाए, उस जगह पे जो लेवल था उस लेवल को उन्होंने मार्क किया और उस लेवल को क्या लिख दिया, 0। क्या लिख दिया, 0। जहां पे फ्रीज हो रहा था, ऐसे टेम्परेचर पे गए जहां पे वाटर क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। वाटर क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, जहां पे बर्फ जम जा रही थी, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जा रहा था, ऐसी जगह लेके गए। ऐसी जगह पे जो लेवल था लिक्विड का, उस लेवल को उन्होंने क्या नाम दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पे क्या मार्क किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बेटा इसको और गर्मी में लेके गए, गर्मी वाली जगह पे लेके गए, गर्मी वाली जगह पे लेके गए। फिर बेटा उबलते हुए पानी में डाल दिया, उबलते हुए पानी में। उबलता हुआ पानी कितना गर्म होता है, उसमें डाल दिया इस थर्मोमीटर को। तो बेटा इसका लिक्विड का लेवल भी उबलते हुए पानी के टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगा। तो बेटा टेम्परेचर लेवल कुछ बड़ा होगा, लेवल कुछ बड़ा होगा, लेवल कुछ बड़ा होगा। तो बेटा जहां पे पानी उबल रहा था, जहां पे पानी उबल रहा था, वहां पे उन्होंने क्या मार्क किया, सेल्सियस अंकल ने 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री मार्क कर दिया बेटा। जहां पे बर्फ जम रहा है, जहां पे बर्फ जम रहा है, वहां पे लेवल यहां पे था, तो उस लेवल को तो उन्होंने क्या बोला, 0। और जहां पे बेटा पानी बॉईल कर रहा था, टेम्परेचर इतना था कि पानी बॉईल कर रहा हो, उबलते हुए पानी में डाल दिया उसको, थर्मोमीटर को। तो बेटा जो लिक्विड का लेवल जहां पे आया, उस लेवल को उसने क्या, उन्होंने क्या बोल दिया, 100 डिग्री बोल दिया। फिर इसके बीच में बेटा ये जो भी लेंथ, इस लेंथ को उन्होंने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट में, और लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कहां तक, 100 तक। उन्होंने बोला बेटा ये टेम्परेचर स्केल बन चुका है। बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, और जहां पे पानी फ्रीज हो रहा है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस किसको लिखा उन्होंने, कि जब कंडीशन ऐसी थी, टेम्परेचर ऐसा था कि जहां पे बर्फ क्या हो रहा हो, जम रहा हो। अच्छा बेटा फिर दूसरे अंकल आए, फारेनहाइट अंकल आए। फारेनहाइट अंकल भी सेम दोनों जगह पे गए, एक तो ऐसी जगह पे जहां पे बर्फ जम रहा हो, और एक बार कहां पे डाल दिया इसको, उबलते हुए पानी में। अच्छा बेटा अगर वही ट्यूब है, सुनना मेरी बात को, वही ट्यूब है, वही द्रव अंदर भरा हुआ है, और बेटा सेम जगह पे लेके गया जहां पे बर्फ जम रहा था, तो बेटा जहां पे बर्फ जम रहा था वहां पे क्या द्रव का स्तर इतना था क्या, द्रव का स्तर इतना था क्या। दोबारा सेम जगह पे फारेनहाइट अंकल लेके गए, तो दोबारा भी सेम स्तर मिलेगा क्या द्रव का स्तर दोबारा भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये वही द्रव स्तर है बेटा, ये वही द्रव स्तर है जहां पे वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, जहां पे पानी क्या हो रहा है, बर्फ बन जा रहा है। अगर वातावरण इतना ठंडा है कि पानी क्या बन जाए, बर्फ बन जाए, तो उस जगह पे लेवल इतना रहेगा द्रव का, ये बताना चाह रहा हूं मैं।
उस जगह पे द्रव का लेवल इतना रहेगा, उस द्रव लेवल को इसने तो कितना मार्क किया था, इसने तो कितना मार्क किया, खुद का स्केल बनाया तब 0 डिग्री, और इसने उसी लेवल को कितना मार्क किया 32 डिग्री, और जहां पे बॉयल हो रहा था उस वाले लेवल को इसने कितना नाम दिया 212। फिर केल्विन अंकल आए, केल्विन अंकल ने कहा मैं अपना नया स्केल बनाऊंगा भाई, तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना मुझे, मैं अपना नया स्केल बनाऊंगा। तो इन्होंने बोल दिया जहां पे फ्रीज हो रहा था उसको तो क्या बोल दिया 273.15 केल्विन, अप्रोक्सीमेट क्या लिखोगे 273, और जहां पे बॉयल हो रहा था वहां पे क्या लिखा 373.15, अप्रोक्सीमेट कितना बेटा 373 केल्विन। बेटा सराउंडिंग कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, सराउंडिंग कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो बेटा तीनों टेम्परेचर सेम है, बेटा तीनों टेम्परेचर सेम है, नीचे वाले तीनों टेम्परेचर सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन, तीनों टेम्परेचर क्या है बेटा सेम है। तीनों टेम्परेचर ऐसे जहां पे वाटर क्या हो रहा है फ्रीज हो रहा है, तीनों जगह पे वाटर का लेवल क्या है सेम है, तीनों जगह पे द्रव का स्तर क्या है सेम है, तीनों जगह पे लिक्विड का लेवल क्या है सेम है, तीनों जगह के हिसाब से सराउंडिंग कंडीशन का टेम्परेचर भी क्या है सेम है। ये भी वही टेम्परेचर है जहां पे बर्फ जमती है, ये भी वही टेम्परेचर है जहां पानी बर्फ में जम जाता है, ये भी वही टेम्परेचर है जहां पे पानी बर्फ में जम जाता है। वातावरण की स्थिति के हिसाब से तीनों टेम्परेचर एक ही है, तीनों टेम्परेचर सेम है। ऐसे ये तीनों टेम्परेचर बेटा उबलते हुए पानी के टेम्परेचर है, उबलते हुए पानी के टेम्परेचर, उबलते हुए पानी को जो पानी उबल रहा था उस वाले टेम्परेचर को, उबलते पानी का टेम्परेचर कितना गर्म होता है उबलता पानी, उस उबलते पानी के टेम्परेचर को इसने कितना बोला 100, इसने कितना बोला 212, इसने कितना बोला 373। अब बेटा मैंने बोल दिया कि ये वाला पानी है, ये वाला पानी का टेम्परेचर बताओ, इस वाले पानी का, बोतल के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका टेम्परेचर बताओ। अब बेटा सेल्सियस वाले ने तो मार्किंग कितनी की होगी 0 से 100, इसने मार्किंग कितनी की होगी 32 से 212, यहां पे 33 लिखा होगा, 34 लिखा होगा, ये लिखा होगा, यहां आते आते 212। ऐसे बेटा इसने मार्किंग 273 से कहां तक की होगी 373 तक। मुझे पता है ये टेम्परेचर ना तो मेल्टिंग पॉइंट है ना बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का कोई टेम्परेचर इस पानी का भी, और मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ये उबल भी नहीं रहा और बर्फ भी नहीं बन रहा, ये उबल भी नहीं रहा बर्फ भी नहीं बन रहा। मैंने तुमसे बोला बच्चों इस पानी का टेम्परेचर मेजर करके लाओ, मैंने तुमसे बोला बच्चों इस पानी का टेम्परेचर मेजर करके लाओ, तो बेटा तीनों दौड़ के गए, 3 बच्चे गए दौड़ के, एक ने इसमें बेटा सेल्सियस वाला स्केल डिप कर दिया, एक ने इसमें फ़ारेनहाइट वाला स्केल डिप कर दिया, एक में इसने क्या कर दिया केल्विन वाला स्केल डिप कर दिया, तीनों ने अपने अपने स्केल डिप कर दिए बेटा, तीनों ने अपने अपने पैमाने डिप कर दिए, नॉर्मल वाटर है, तीनों ने अपने अपने पैमाने डिप कर दिए। अब बेटा जिसने ये वाला पैमाना डिप किया होगा, किसी ने ये वाला पैमाना डिप किया होगा, किसी ने ये वाला पैमाना डिप किया होगा, बेटा तीनों ने सेम वाटर में पैमाना डिप किया है तो तीनों में द्रव का स्तर क्या आएगा सेम आएगा, तीनों में द्रव का स्तर क्या आएगा सेम आएगा। भाई सेम ट्यूब है, सेम ट्यूब है, सेम लिक्विड भरा हुआ है तो तीनों में द्रव का स्तर तो क्या रहेगा सेम रहेगा। तीनों में द्रव का स्तर सेम रहने के बावजूद बेटा इसमें रीडिंग क्या आ रही होगी अलग आ रही होगी, इसमें रीडिंग क्या आ रही होगी अलग आ रही होगी, इसमें रीडिंग क्या आ रही होगी अलग आ रही होगी, क्योंकि इसमें डिवीजन 0 से 100 के बीच में है, इसमें डिवीजन 32 से 212 के बीच में है, इसमें 273 से 373 के बीच में, यहां पे 273, यहां 274, 275, 276, तो इसमें 273 से 373 के बीच में आएगा ये लेवल, इस वाले में 0 से 100 के बीच में आएगा ये लेवल। तो बेटा तीनों टेम्परेचर मुझे क्या बताएंगे अलग अलग बताएंगे, सराउंडिंग कंडीशन के हिसाब से तीनों टेम्परेचर क्या है सेम है, लेकिन रीडिंग के हिसाब से अब सुनते जाना बेटा, बात को सुनते जाना बेटा। किसी ने इस वाले स्केल में मेजर किया, किसी ने इस वाले स्केल में मेजर किया, किसी ने इस वाले स्केल में मेजर किया, तीनों ने क्या सेम बोतल का टेम्परेचर मेजर किया है क्या, सेम पानी का टेम्परेचर मेजर किया है क्या, तो बेटा तीनों रीडिंग भी क्या होगी सेम ही होगी, तीनों रीडिंग आपस में क्या है बेटा इक्वल है, ये रीडिंग ये रीडिंग ये रीडिंग क्या है इक्वल है। लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, मान लीजिए इसकी 50 है तो इसकी 50 है तो बेटा इसकी कहां मिलेगी 150 के आसपास मिलेगी, 130-40 के आसपास मिलेगी, इसकी बेटा कहां पे मिलेगी इसकी 320 के आसपास मिलेगी, बीचों बीच है, तो सेम टेम्परेचर है लेकिन डिग्री सेल्सियस में उसकी रीडिंग वैल्यू अलग आ रही है, फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू अलग आ रही है, केल्विन में उसकी वैल्यू अलग आ रही है, लेकिन तीनों टेम्परेचर है क्या सेम है।
अब बेटा इन तीनों के बीच में संबंध लिखना चाहता हूं कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध रहेगा। मान लीजिए मैंने इसमें कैलकुलेट कर लिया, तो अब इसमें मेजर करने के लिए मुझे ये वाला स्केल नहीं डूबना पड़े, डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले से ये वाली वैल्यू भी आ जाए, डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले से ये वाली वैल्यू भी आ जाए। तो तीनों के बीच में संबंध लिख रहा हूं मैं। अब तीनों के बीच में संबंध लिख रहा हूं तो सुनना बेटा मेरी बात को, कैसे लिख रहा हूं संबंध को। अच्छा, तीनों स्केल के लिए मैं ये बोल सकता हूं क्या कि नीचे वाली लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, पहले स्केल के लिए नीचे वाली लेंथ अपॉन टोटल लेंथ इक्वल टू दूसरे वाली स्केल के लिए भी नीचे वाली लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, तीसरे वाली स्केल के लिए भी नीचे वाली लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। ऐसा लिखा जा सकता है क्या, बोलो? जो रेशो नीचे वाली लेंथ अपॉन टोटल लेंथ का इसके लिए रहेगा, सेम रेशो इसके लिए भी रहेगा, सेम रेशो इसके लिए भी रहेगा। लिखा जा सकता है क्या भाई ऐसा? तो देखना बेटा, इस नीचे वाली लेंथ कैसे लिखोगे, सी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो। बेटा इसमें क्या आएगा, एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। देखो बेटा ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ माइनस 32, ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, 212 माइनस 32। ऐसे बेटा इस वाले के लिए बोलो क्या लिख दोगे, के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। अच्छा बेटा और भी कोई जनरल स्केल आ जाए, कोई नया स्केल मुझे बनाना हो, ए स्केल, बी स्केल, सी स्केल, डी स्केल, तो बेटा नया स्केल बनाने के लिए क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही चेंज करने होते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कर दो, नया स्केल बन जाता है क्या? तो बेटा जनरल अगर कोई भी नया स्केल भी आ जाए तो x माइनस एमपी अपॉन बेटा बीपी माइनस एमपी, सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। ऐसा लिख सकते हो क्या, बोलो बेटा जी ऐसा लिख सकते हो क्या? ये फॉर्मूला है बेटा, अगर कभी भी 2-3 स्केल आ जाए उनके बीच में रिलेशन डेवलप करना हो, उनकी रीडिंग के बीच में रिलेशन डेवलप करना हो, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है। ये जनरल टेम्परेचर है, जनरल टेम्परेचर जिसको कन्वर्ट करना होता है, जिसको कन्वर्ट करना होता है। माइनस क्या आता है, एमपी, अपॉन में क्या आता है, बीपी माइनस एमपी। देखो सब जगह ऐसे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस है, वो टेम्परेचर है, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो जिसको कन्वर्ट करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड को, सी की जगह 50 लिख देंगे। मैं बोलूं 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो सी और एफ के मध्य ये संबंध हो गया। सी की जगह क्या लिख दूंगा, 50, एफ की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बेटा जनरल टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट, जनरल टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट, अपॉन में क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर जनरल टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, जनरल टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। बेटा इतने पैमाने का यूज ये सबसे पहले बना था डिग्री सेल्सियस, ये जनरल बनाया गया कि 0 से 100 के बीच में रहेगी रीडिंग। फिर बेटा ये इसका स्पेशल पर्पज है, इसका स्पेशल पर्पज इस हिसाब से बेटा कि मतलब यहां पर जो टेम्परेचर है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, अब आगे सोल्व कर रहा हूं इसको, है ना, आगे सोल्व करता हूं इसको। सी माइनस 0 अपॉन में क्या बचेगा, 100 माइनस 0, एफ माइनस 32 अपॉन में क्या बचेगा, 212 माइनस 32। इस तरफ क्या आएगा, के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। यहां पे सी अपॉन 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन में कितना आ जाएगा, 180। इस तरफ के माइनस 273 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। बेटा 20 से और निपटा दीजिए इनको, कितना आ जाएगा, सी अपॉन 5, एफ माइनस 32 अपॉन 9 और बेटा के माइनस 273 अपॉन 5। ये बेटा तीनों स्टैंडर्ड स्केल, ये तीनों स्टैंडर्ड स्केल बेटा, तीनों स्टैंडर्ड स्केल। तीनों स्टैंडर्ड स्केल है बेटा। अगर मैं तुम्हें बोलूं 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो सी और एफ वाली टर्म, ये दोनों टर्म उठा लेंगे, सी की जगह 50 लिख देंगे, एफ जो भी आना होगा आ जाएगा ऑटोमेटिक। मैं बोलूं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए,
तो सी और के वाली टर्म उठाएंगे, सी और के वाली टर्म। अच्छा, सी और के वाली टर्म के लिए डायरेक्ट लिखिए रिलेशन, देखिए सी और के वाली टर्म के लिए सी अपॉन 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। 5 से 5 को निपटा देता हूं बेटा, यहां से क्या लिख दूंगा, सी इज इक्वल टू के माइनस 273। यहां से के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी प्लस 273। देखिए बेटा कितना सिंपल काम है, मतलब डिग्री सेल्सियस वाली रीडिंग में आप 273 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा बेटा, केल्विन आ जाएगा। देखो ये करते हो क्या डिग्री सेल्सियस वाली रीडिंग को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हो, जैसे मैंने बोला 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, तो सी की जगह क्या लिख दोगे, 50। 50 प्लस क्या करोगे, 273। मैंने बोला 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, सी की जगह क्या लिखोगे, 27। 27 प्लस 273 मतलब 300 केल्विन हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस को बदलना हो तो जितना डिग्री सेल्सियस दे रखा हो सी की जगह लिख दो, जो के की वैल्यू आएगी उतना केल्विन हो जाएगा। भाई समझे हो क्या बात को, समझे हो क्या? एक दो क्वेश्चन करते हैं ना। मैंने बोला 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहाइट। तो बेटा मैंने बोला सी को एफ में कन्वर्ट करना है, तो सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। सी की जगह कितना लिख दोगे बेटा, 40 लिख दोगे। अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। एफ माइनस 32 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 72। एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 104। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जा सकता है। तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन। पता कीजिए बेटा, ये तुम पता करोगे अब, ये तुम पता करोगे अब। मैं तो केल्विन में पूछा है बेटा, केल्विन में पूछा है, केल्विन में। बहुत बढ़िया बेटा जी, चलो सुनिएगा, है ना, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। देखो क्या लिखोगे, f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। अच्छा 95 लिख दू क्या, f की जगह कितना लिख दू बेटा, 95। यहां पर f बराबर कितना दिया हुआ है तुम्हें, 95 दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे बेटा, 95 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। यहां से कितना बेटा, 63। 63 से 9 कितना हो जाएगा बेटा, 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, के माइनस 273 अपॉन 5। के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 35 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 308 केल्विन। इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। डन है क्या बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है यहां तक?
फिर आता है बेटा तापांतरों के मध्य संबंध। तापांतरों के मध्य संबंध, बेटा मैं तुमसे बोलूं डिग्री सेल्सियस, अगर मैंने किसी वस्तु का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित कर दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित कर दिया, अगर बेटा ऐसा बोला जाए 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दिया, बढ़ाना घटाने का मतलब क्या है? परिवर्तित करना है। तो बताओ फारेनहाइट स्केल पे कितना परिवर्तित हो जाएगा? केल्विन पे इतना बढ़ा दिया तो डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ जाएगा? तो बेटा अंतर की बात कर रहे हैं हम, पहले तो डायरेक्ट टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे थे, अब तापांतर को बदलेंगे कि डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं 20 से 30 करता हूं, मतलब 10 बढ़ाया, तो फारेनहाइट पे कितना बढ़ा होगा? डिग्री सेल्सियस पैमाने पर अगर किसी वस्तु का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 कर दिया, मतलब बढ़ाया कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फारेनहाइट में कितना बड़ा होगा, यह मुझे पता करना है। तो तापांतरों के मध्य संबंध डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5। याद रखिएगा बेटा जी ना, नीचे वाली चीजें हट जाती है, नीचे वाली चीजें हट जाती है, नीचे वाली चीजें हट जाती है। नीचे वाली चीजें रहेगी, ऊपर जो प्लस माइनस था वो हट गया है बेटा। देखो यहां पर रिलेशन क्या था, देखो C अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। ऊपर वाला प्लस माइनस हट चुका है क्या? देखो बाकी सब नीचे वाली तो सेम है क्या? ऊपर वाले प्लस माइनस हट जाते हैं बेटा, ऊपर वाले प्लस माइनस। जब भी ऐसे स्केल के मध्य का संबंध हो, उसको तापांतरों के मध्य संबंध में बदलना हो, देखो डायरेक्ट टेम्परेचर के मध्य का संबंध, उसको तापांतरों के मध्य के संबंध में बदलना है। सी एफ की जगह डेल्टा सी, डेल्टा एफ, डेल्टा के चाहिए, तो बेटा ऊपर जो प्लस माइनस आ रहा है वो हट जाएगा, क्योंकि मैं सी फाइनल लिखूंगा तब भी आएगा ये 32, जब मैं सी इनिशियल लिखूंगा तब भी आएगा ये 32, दोनों को माइनस करूंगा डेल्टा सी के लिए तो ये 32 निपट जाएगा। मतलब यहां से लिखना आना चाहिए बेटा, है ना, यहां से लिखना आ जाना चाहिए। आगे एक दो क्वेश्चनों में और प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन एक एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, है ना, एक एग्जांपल। यदि एक वस्तु का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तो डिग्री फारेनहाइट व केल्विन पैमाने पर, तो डिग्री फारेनहाइट व केल्विन पैमाने पर संगत परिवर्तन बताइए, संगत परिवर्तन बताइए। अब बेटा डेल्टा सी की वैल्यू 10 दे रखी है तुम्हें, ना, तो सबसे पहले डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन क्या कर दोगे बेटा? 9 कर दोगे। डेल्टा सी कितना लिख दोगे बेटा? 10, 10 अपॉन कितना कर दोगे? 5। इधर डेल्टा एफ अपॉन कितना बेटा? 9। यहां से सोल्व करोगे तो डेल्टा एफ बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 18 आ जाएगा। डेल्टा एफ बराबर 18। और देखिएगा बेटा जी, है ना, अब डेल्टा सी अपॉन 5, डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5, 5 से 5 निपट गया। डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा के अपने आप में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, अपने आप में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। तो डेल्टा सी कितना था? 10, तो डेल्टा के बराबर भी कितना आ जाएगा बेटा जी? 10 आ जाएगा। डेल्टा के बराबर भी कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा। डेल्टा के बराबर भी कितना आएगा? 10 आएगा। डरने का कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। डरने बेटा जी कोई लोचे वाली बात तो नहीं है।
अब ये तो थे बेटा स्टैंडर्ड स्केल, ये तो थे स्टैंडर्ड स्केल, ये तो कौन सी स्केल है बेटा, स्टैंडर्ड स्केल। और स्टैंडर्ड स्केल के लिए बेटा मुझे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट खुद को पता होने चाहिए। जैसे सेल्सियस वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 0 100। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 0 और 100। फ़ारेनहाइट वाले का क्या है, फ़ारेनहाइट वाले का 32 और 212, 32 और 212। केल्विन वाले की क्या है, 273 और 373। बेटा ये रिलेशन डेवलप करने में काम आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस में काम में आते हैं, रिलेशन बनाने में। बेटा सोल्व करके तो बताया, कैसे बताया ये बताओ। 5 इसको काटू क्या, 2 बार 2 से 9 गुणा कैसे करके बताओ, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18 होता है, कैसे करके बताओ, तुम बताओ मुझे। बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यू लिख रखी है, डेल्टा सी तुम्हें दे रखा है, डेल्टा एफ चाहिए तो ये दोनों रिलेशन लिख दिए, ये दोनों रिलेशन। डेल्टा सी की जगह 10 लिखा, 5 से 10 को 2 बार काटूंगा, 2 को 9 से गुणा करूंगा 18। फिर पता नहीं इसमें कौन सी कैलकुलेशन है। और ठीक है बेटा जी, सुनिएगा बात को, है ना। मैं तुमसे बोलूं नया स्केल तुम्हें दे दिया जाए, नया स्केल, तो बेटा अगर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन, मैं बोलूं एक स्केल ए है, एक मेरे नाम से स्केल बना दिया, एक एलकेएस स्केल है, एलकेएस स्केल। एलकेएस स्केल का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 200 है। एलकेएस स्केल मेल्टिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 200। बोला 60 डिग्री सेंटीग्रेड को एलकेएस में बदलिए। अब बेटा एक तो डिग्री सेल्सियस स्केल हो गया, एक एलकेएस स्केल हो गया। अब जो स्टैंडर्ड स्केल है उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें गिवन नहीं होंगे। जो अननोन स्केल रहेगा, जो कोई नया स्केल आ जाएगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे। जो अननोन स्केल होते हैं बेटा, अननोन स्केल है, जो स्टैंडर्ड स्केल नहीं है, उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे मैंने बोल दिया रैंडम ए स्केल, रैंडम बी स्केल, तो बेटा ए का तुम डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेशन बनाओगे, या फिर दोनों स्केल नए हैं तो दोनों का नया रिलेशन बनाओगे। तो बेटा जो भी नए स्केल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होता है, और जो स्टैंडर्ड स्केल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। 2 क्वेश्चनों से तुम्हें समझा रहा हूं बात को, सुनना मेरी बात को। एक पैमाना ए, एक पैमाने ए के मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक एवं गलनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट क्रमशः 25 डिग्री ए व 125 डिग्री ए है। या ये बोल दीजिए कि 225 डिग्री ए है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के संगत ए पर पाठ्यांक बताइए, ए पर पाठ्यांक बताइए। अब बेटा यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस को बदलना है, किसमें बदलना है, ए पैमाने में। अब सी और ए के मध्य का संबंध थोड़ी जानते हैं, तो कोई नया पैमाना है, कोई रैंडम पैमाना है बेटा, तो सी और ए के मध्य संबंध फिर से लिखना पड़ेगा। और संबंध लिखने के लिए क्या, जनरल टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इस सी के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मुझे गिवन नहीं होंगे, ये स्टैंडर्ड स्केल है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। कोई अननोन स्केल है ए, तो ए के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे, अननोन स्केल के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होंगे। लेकिन तीनों स्टैंडर्ड स्केल आ जाते हैं तो फिर उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मुझे खुद को पता होना चाहिए। लिख रहा हूं सी के लिए, मुझे पता है सी के लिए कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, सी -0 अपॉन 100 -0। इसके लिए क्या आ जाएगा, a -25 अपॉन 225 -25। देखो बेटा हो गया, रिलेशन डेवलप हो गया है, रिलेशन डेवलप हो गया। यहां पर क्या लिख दोगे, c अपॉन 100, यहां पर a -25 अपॉन 200
डबल जीरो से डबल जीरो निपट गया, c इज इक्वल टू a माइनस 25 अपॉन कितना 2 आ गया। बताओ किसको बदलना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को। c इज इक्वल टू कितना लिख दोगे 50, c की जगह कितना लिखोगे, c बराबर 50। 50 इज इक्वल टू क्या बेटा, a माइनस 25 अपॉन 2 को गुणा कर दूंगा 100, 25 को इधर भेज दूंगा, कितना आ जाएगा 125। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125। इसका मतलब यह हुआ कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 125 डिग्री a होगा। बताइए भाई साहब, समझे हो क्या मेरी बात को? भाया समझे हो क्या बात को? तो नया स्केल है तो फिर से रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा ना भाई, फिर से रिलेशन लिखना पड़ेगा। और रिलेशन लिखने का तरीका क्या है, जैसे मैं बोलूं ए स्केल तो ए माइनस ए का मेल्टिंग पॉइंट अपॉन में क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, दोनों स्केल नए होंगे तो भी कर दोगे कैसे, दोनों स्केल नए रहेंगे तब भी कर दोगे कैसे, दोनों स्केल नए रहेंगे तब भी कर दोगे कैसे? पिछले प्रश्न में यदि वस्तु का ताप 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ए पैमाने पर संगत परिवर्तन बताइए। ए पैमाने पर संगत परिवर्तन बताइए। अच्छा बेटा, परिवर्तन की बात कर रहा है क्या, परिवर्तन की देखो यहां रिलेशन देखो, फाइनल रिलेशन क्या आया था, ये आया था क्या, c अपॉन 1 a माइनस 25 अपॉन 2। देखो सबसे पहले तो रिलेशन लिखो, c अपॉन 1 a माइनस 25 अपॉन 2, ये रिलेशन आया पाठ्यांकों के मध्य। अब बेटा इसी संबंध को मुझे डेल्टा ए और डेल्टा सी में कन्वर्ट करना है, तो बेटा ऊपर वाले प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले प्लस माइनस हट जाते हैं, क्योंकि मुझे चेंज कैसे लिखूंगा, डेल्टा सी लिखना है तो कैसे लिखूंगा, सी फाइनल तो यहां पे भी ए फाइनल, फिर सी इनिशियल तो यहां पर भी ए इनिशियल, फिर दोनों को माइनस करेंगे डेल्टा सी के लिए, तो माइनस में बेटा पहले वाला 25 और बाद वाले 25 दोनों निपटा देते हैं एक दूसरे को, है ना। लिख के देखना एक बार, सी फाइनल के टाइम पे यहां पे ए फाइनल, सी इनिशियल के टाइम पे यहां पे ए इनिशियल, 25 दोनों बार सेम रहेगा, तो डिफरेंस लेंगे तो 25 से 25 निपट जाएगा भाई। तो अगर यहां से संबंध लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा सी अपॉन ए, यहां से क्या लिखोगे, डेल्टा ए अपॉन 2, ऊपर वाले प्लस माइनस हट जाते हैं। ऊपर वाले प्लस माइनस हट जाते हैं बेटा, जब भी तापांतरों के मध्य का संबंध लिखते हैं तो बेटा जो पैमानों के मध्य का संबंध में ऊपर वाली टर्म के जो प्लस माइनस है उनको हटा दीजिए। डेल्टा सी कितना दिया है 20, डेल्टा सी की जगह कितना लिखोगे 20 अपॉन 1 बराबर डेल्टा ए अपॉन 2, यहां से डेल्टा ए बराबर कितना बेटा 40 आ जाएगा, 40। भाई अब तुम्हारे तरल यांत्रिकी कहां से आ गया बीच में, ये चल रहा है जिसको पढ़ लो ना तुम। डरने क्या बात समझे हो क्या मेरी, मुझे ये बताओ, पहले तो इस वाले चैप्टर की बात करो, ये समझे हो क्या तुम?
डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पाठ्यांकों के मध्य ग्राफ वह इसका ढाल। देखेगा बेटा जी, डिग्री सेल्सियस सी अपॉन कितना होता है 5, एफ माइनस 32 अपॉन क्या होता है 9। देखो बेटा सी कहां पे आएगा वाई एक्स पे, सी कहां पे आएगा वाई एक्स पे, एफ कहां पे आएगा एक्स एक्स पे। सी कहां पे आएगा वाई एक्स पे, एफ कहां पे आएगा एक्स एक्स पे। आएगा नहीं आएगा? आज नहीं, मैं डेली गुस्सा ही रहता हूं। सी अपॉन 5, एफ माइनस 32 अपॉन 9, यही होता है क्या? जिन दो के मध्य ग्राफ बनाना है बेटा, जिन दो के मध्य ग्राफ बनाना है, क्या उन दोनों के मध्य क्या मैथमेटिकल रिलेशन यही है क्या? उन दोनों के मध्य का गणितीय संबंध यही है क्या? जिन दो के मध्य मुझे ग्राफ बनाना है, उन दोनों के मध्य का संबंध मैं यही जानता हूं क्या? सी और एफ के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है, तो सी और एफ के बीच का संबंध बेटा यही जानता हूं क्या मैं? अब बेटा सी और एफ के बीच का अगर ये संबंध है, मुझे यहां पे ग्राफ बनाना है, तो बेटा सी को कहां पे बनाना है? सी पहले लिखा हुआ है मतलब वाई एक्स पर आएगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो एक्स एक्स पे आएगा। तो बेटा जो वाई एक्स पे आएगा उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? वाई लिखूंगा। जो एक्स पे आएगा उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? एक्स लिखूंगा। मुझे पता है बेटा ये कहां पे आएगा वाई की जगह पे, ये कहां पे आएगा बेटा एक्स की जगह पे। तो कितना आ जाएगा वाई अपॉन 5 एक्स माइनस 32 अपॉन 9। 5 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दू, y इज इक्वल टू 5/9। कितना आ जाएगा x माइनस 32। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/9x। माइनस का कितना आ जाएगा 160/9। क्या बेटा ये y इज इक्वल टू mx माइनस c वाली फॉर्म बन रही है क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ढाल तो धनात्मक है, प्लस एम एक्स है और c माइनस है। y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स और c माइनस का आ रहा है। m प्लस का है बेटा, m प्लस का है, x का मल्टीपल प्लस का है। बेटा इस समीकरण को देख के मुझे पता लगना चाहिए कि ये कौन सी समीकरण है। ये कौन सी समीकरण है? सरल रेखा। सरल रेखा क्या बेटा? जिसका ढाल क्या है? धनात्मक। जिसका ढाल क्या है? धनात्मक। और बेटा कहां पे कट करेगी? ऋणात्मक वाई पे। ऋणात्मक वाई पे कट करेगी, ऋणात्मक वाई पे। ढाल तो क्या रहेगा? इसके लिए जो टेन थीटा आएगा, थीटा, इसके लिए जो टेन थीटा रहेगा, ये टेन थीटा की वैल्यू तो कितनी रहेगी 5/9। और ये वाली जो वैल्यू रहेगी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये कितना रहेगा 160/9। कितना रहेगा 160/9। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट, यहां पे इंटरसेप्ट बताओ, इस जगह पे, इस जगह पे ये वाली लेंथ बताओ। क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे बोल दूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में मैं तुमसे बोल दूं कि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, तो बेटा जैसे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बताते हो तुम। देखो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कैसे पता करते हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हें ना। वाई पे कहां पे कट करेगा? जहां पे भी वाई पे कट कर रहा होगा बेटा, इस जगह एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पे एक्स बराबर क्या लिख दिया? 0। देखो एक्स बराबर 0 लिखते हैं, वाई बराबर कितना आ रहा है? 160/9 आ रहा है क्या? देखो 160/9। वाई एक्स का इंटरसेप्ट कैसे पता किया जाता है? वाई का इंटरसेप्ट कैसे पता करते हैं? वाई पर काटा गया अंतखंड कैसे पता करते हैं? जहां पे वाई पे कट करेगा वाई एक्स पर एक्स का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। वाई एक्स से एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा? इसका 0 रहेगा। 0 कोमा माइनस 160 बटे कितना हो जाएगा 9, ये रहेगा। देखो ऐसे बेटा तुम्हें एक्स पे इंटरसेप्ट बताना है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। वाई को 0 लिख दो, यहां पर वाई को 0 लिख दो। 32 कोमा क्या आ जाएगा? 0। वाई को 0 लिख दो, वाई को 0 लिख दो। जिससे बेटा वाई को 0 करोगे, वाई को 0 करोगे, इसको उधर भेजोगे, माइनस से माइनस, 9 से 9, एक्स इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 32 आएगा बेटा। डन। कोई लोचे वाली बात तो नहीं है भाई साहब, कोई लोचे वाली बात नहीं है, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है ना बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है।
सेम नहीं होगा सबका। ऐसे बेटा जिसका भी पता करना वो बोले कि एफ और के का बताओ, तो एफ और के वाली टर्म को लिख दो ऐसे, एफ और के मध्य का संबंध लिखो, एफ की जगह वाई लिख दो, के की जगह एक्स लिख दो। तरीका बताया मैंने कि ऐसे पता करोगे। अगर वो बोले कि सी और के बताओ, सी और के, या एफ और के का बताओ, एफ और के का बताओ, तो बेटा एक एफ वाली टर्म लेंगे, के वाली टर्म लेंगे, एफ वाली टर्म लेंगे, के वाली टर्म लेंगे। वो बोले एफ व के मध्य ग्राफ बताइए, तो बेटा एफ वाली टर्म लेंगे, के वाली टर्म लेंगे, एफ की जगह वाई लिखेंगे, के की जगह एक्स लिखेंगे। चलो मैं बता ही देता हूं तुम्हें ना, बता ही देता हूं। एफ व के मध्य ग्राफ का ढाल, एफ व के मध्य ग्राफ, तो बोलो क्या लिखोगे, एफ माइनस 32/9 इज इक्वल टू के माइनस 273/5। यहां से बोलो बेटा जी, यहां से क्या लिखा जाएगा, 9 को इधर भेज दू क्या, एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 के माइनस 273। इसकी जगह y लिख देता हूं, y माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। देखो f की जगह क्या लिख दोगे, y लिख दोगे, इसकी जगह क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। अब बताओ बेटा जी यहां से क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 9/5x माइनस 273। इस 32 को इधर भेज दोगे, 32 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। (273) और ये 9/5 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 32 आ जाएगा। तो ये पूरा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बताओ इसका ढाल कितना आएगा, 9/5 ढाल आ जाएगा। ढाल कितना आ जाएगा, 9/5। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इस पूरे कांस्टेंट को सोल्व कर लेना है ना, प्लस माइनस करना है यहां पर। ये पूरा किसका काम करेगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का। बोलो बेटा आप समझे हो क्या बात को, समझे हो क्या। बताओ ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, ये y और ये y की जगह क्या लिखोगे, डिग्री फारेनहाइट, यहां पर क्या लिखोगे, डिग्री फारेनहाइट, यहां पर क्या लिखोगे, डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा बेटा, धनात्मक ढाल आएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये देख लो नेगेटिव आएगा इस तरफ से, वो इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। लेकिन अब की बार जो टेन थीटा लिखा जाएगा वो टेन थीटा 5/9 नहीं है, कितना है, 9/5 है, उल्टा हो चुका है। समझ पा रहे हो भाई मेरी बात को, समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को। अब आगे चलूं, अब आगे चलूं, ताप प्रसार स्टार्ट करें। अब ताप प्रसार, जब भी बेटा किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, जब भी किसी वस्तु का तापमान बढ़ाया जाए, जब भी किसी वस्तु का तापमान बढ़ाया जाए, तो बेटा जब भी किसी वस्तु का अपन तापमान बढ़ाते हैं ना, तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ उसके आकार में भी वृद्धि होती है, उसके आकार में भी वृद्धि होती है। अगर कुछ पदार्थों को आप छोड़ दो, कुछ पदार्थों को छोड़ दीजिए, रबड़, प्लास्टिक, इस टाइप की चीजों को छोड़ दीजिए जो पिघलती है, तो बेटा इन पिघलने वाली चीजों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितनी भी चीजों की मैं बात करूं, जनरली मान लीजिए आप धातुओं की बात कर लीजिए, जनरली आप देखो के की जगह x माइनस 273 लिखा, ये 5 में था, 9 यहां पे आएगा, तो बेटा 9 केवल इससे कैसे थोड़ी गुणा होगा, 9 273 से भी तो गुणा होगा। खुद देखो यहां 9 को अगर वज्र गुणा करोगे तो केवल कैसे थोड़ी गुणा होगा, इस 273 से भी तो गुणा होगा। भाई 273 ने कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, 9 को इधर गुणा करूंगा तो कैसे भी होगा और 273 से भी होगा, है भाई जेरोक्स। भाई इस 9 को इधर भेजेगा तो केवल कैसे थोड़ी होगा, 273 से भी तो गुणा होगा ये 9।
इस पूरे को इधर ऐसे ब्रैकेट में लिख ले, ब्रैकेट में लिख ले। अब समझ, अब 9 को इधर गुणा करेगा तो गुणा होगा तो भाई कैसे भी होगा, 273 से भी होगा। तापीय प्रसार की बात कर रहे हैं अपन, है ना, तापीय प्रसार की बात कर रहे हैं। तो बेटा तापीय प्रसार की अगर मैं बात करूं तो तापीय प्रसार किन में भी होगा बेटा, ठोसों में भी होगा, द्रवों में भी होगा और गैसों में भी होगा। गैसों का प्रसार अपन पढ़ चुके हैं, गैसों का प्रसार पढ़ चुके हैं। गैसों में केवल तापमान पर निर्भर नहीं करता, गैसों में सारा प्रसार पीवी इक्वल टू म्यू आर टी और प्रक्रम की समीकरण के अनुसार चलता है। वो बोले V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो इसका मतलब तापमान बढ़ेगा, आयतन घटेगा, जरूरी नहीं है प्रसार ही होगा। तो गैसों का अपन पूरा पार्ट पढ़ चुके हैं कि गैसों में रेंडमली कैसे भी हो सकता है, जो प्रोसेस की इक्वेशन गिवन होती है उस पर निर्भर करती है चीजें। लेकिन बेटा ठोस और द्रवों की बात अलग है। ठोस और द्रव में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जनरली वस्तु का आकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठोसों में बेटा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठोस या द्रव का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका आकार बढ़ेगा ही, जनरली उनका आकार बढ़ता ही है, जनरली उनका आकार बढ़ता ही है। और उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, जितनी ज्यादा गैसें फैल सकती है उतनी ज्यादा ये नहीं फैलते। ठोस उतना ज्यादा नहीं फैलेगा, नगण्य नगण्य परिवर्तन होता है। द्रव, द्रव में भी क्या होता है, नगण्य परिवर्तन। द्रव की साइज में भी क्या होता है, नगण्य परिवर्तन। कभी अपन घर पे चाय बना रहे हैं, भगोनी में चाय बना रहे हैं, कभी अपन ने फील नहीं किया होगा कि भगोनी गर्म हुई तो उसका साइज भी बढ़ गया। कभी अपन ने फील नहीं किया कि बेटा अगर अपन घर पे चाय बना रहे हैं तो भगोनी का साइज भी बढ़ गया। हाँ है बेटा जी, आ जाऊंगा मैं इसके एग्जांपल पे। कभी अपन ने फील नहीं किया कि भगोनी का साइज बढ़ गया, क्योंकि बेटा जो परिवर्तन हो रहा है वो 0.001%, 0.1%, 0.01% इस टाइप का परिवर्तन होता है साइज में। तो ठोसों और द्रवों के बेटा, ठोसों और द्रवों इनको गर्म करने पर इनके साइज तो बढ़ती है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वो नगण्य लेवल का होता है, बहुत कम होता है, और उसी को अपन पढ़ने वाले हैं। वो कितना होता है, हाँ बेटा जी लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो बेटा तापीय प्रसार की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तापीय प्रसार में भी बेटा किसमें पढ़ रहे हैं अपन, ठोसों में प्रसार। किसमें पढ़ रहे हैं बेटा, ठोसों में प्रसार। टेम्परेचर बढ़ता है बेटा, सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने। जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है बेटा, ऊर्जा बढ़ती है, कंपन ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा, कंपन ऊर्जा। क्या बढ़ती है बेटा, कंपन ऊर्जा। अच्छा कंपन ऊर्जा का मतलब क्या है बेटा, कंपन ऊर्जा का मतलब एसएचएम ही करते हैं क्या, कारण एसएचएम करते हैं क्या, कंपन का मतलब क्या, एसएचएम कर रहे हैं क्या, एसएचएम ही कर रहे हैं क्या, एसएचएम ही कर रहे हैं क्या। कंपन ऊर्जा मतलब एसएचएम ऊर्जा। सॉलिड में जितने भी कण रहते हैं वो सारे ऐसे कंपन करते रहते हैं, सारे अणु ऐसे कंपन करते रहते हैं। अच्छा बेटा जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कंपन ऊर्जा बढ़ती है। कंपन ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या है, एसएचएम वाली ऊर्जा बढ़ रही है। और एसएचएम वाली ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या है कि आयाम बढ़ रहा है। एसएचएम वाली ऊर्जा क्या, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। तो कंपन, टेम्परेचर बढ़ने से कंपन ऊर्जा बढ़ी, कंपन ऊर्जा बढ़ी मतलब आयाम बढ़ गया बेटा, आयाम बढ़ गया। और बेटा आयाम बढ़ जाता है, आयाम बढ़ने से क्या होता है, आयाम बढ़ने से क्या होता है, औसत दूरी, अणु के मध्य की औसत दूरी भी बढ़ जाती है। अणुओं के मध्य औसत दूरी भी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। अणुओं के मध्य औसत दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये बढ़ते बेटा वस्तु का आकार भी क्या हो जाता है, वस्तु का आकार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये तापीय प्रसार का कारण है बेटा जी, ये तापीय प्रसार का कारण है। देख लीजिए इसको कैसे हो रहा है तापीय प्रसार, कोई लोचे वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस एग्जांपल को भी देख लीजिए, और एक एग्जांपल मैं सुना रहा हूं कहानी, वो कहानी भी सुन लीजिए, है ना। एक बेटा मतलब जैसे कहानी का मतलब एक
एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, है ना, एक प्रोसेस बता रहा हूं, प्रोसेस, उस प्रोसेस को सुनिएगा बेटा। पहले जैसे घोड़े गाड़ी और बैलगाड़ियां जो चलते थे, घोड़े गाड़ी और बैलगाड़ी, उन घोड़े गाड़ी और बैलगाड़ी के पहिए लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी के पहिए। बेटा लकड़ी के पहिए होते थे ना, लकड़ी के पहिए। उन लकड़ी के पहिए के ऊपर बेटा लोहे की रिम चढ़ानी होती थी, लोहे की रिम चढ़ानी होती थी। तो उस लोहे की रिम को चढ़ाने का प्रोसेस क्या होता था, यह बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब बेटा मान लीजिए पहिया है तुम्हारे पास, है ना, ये पहिया है बेटा जी, ये पहिया है। ये पहिए को किससे बताऊं मैं तुम्हें, ये पहिया है ना, जैसे मान लीजिए बोतल है ना, तो बेटा ये बोतल, ये पहिए वाला पार्ट है। इस पहिए वाले पार्ट में बेटा मुझे रिम चढ़ानी है, रिम चढ़ानी है। बोतल का ढक्कन है, ये पहिया समझ लीजिए इसको, है ना, लकड़ी का पहिया है। इसमें मुझे रिम चढ़ानी है बेटा, रिम चढ़ानी है। अब रिम चढ़ानी है, रिम की बेटा जो त्रिज्या है, रिम की त्रिज्या थोड़ी सी क्या है, इससे कम है। इस पे लोहे की रिम चढ़ानी, इस लोहे की रिम की त्रिज्या थोड़ी सी क्या है, कम है या लगभग इसके बराबर है। अब इस पे नहीं चढ़ सकता वो, अभी इस पे नहीं चढ़ सकता। अभी मैं चढ़ाने की कोशिश करूंगा तो इस पे नहीं चढ़ सकता वो, क्योंकि उसकी साइज क्या है, कम है। इसकी साइज क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है या फिर लगभग बराबर है। अब बेटा उस लोहे की रिम को अगर मुझे इस पे चढ़ाना है, तो एक काम गाड़ी लोहार करते थे। वो गाड़ी लोहार क्या करते थे बेटा, उस लोहे की रिम को पहले चारों तरफ उसके कंडे वगैरह रखते थे, लकड़ी वगैरह जलाते थे, उस पे से लकड़ियां वगैरह रख के उस पे पूरी पे आग लगाते थे, तो उसको तब तक गर्म करते थे जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, एकदम रक्त तप्त ना हो जाए, गर्म होकर लाल कलर की ना हो जाए, तब तक उसको गर्म किया जाता है लोहे की रिम को। जैसे बेटा लोहे की रिम का तापमान इतना बढ़ा दिया अपन ने, तो लोहे की रिम की त्रिज्या भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लोहे की रिम की त्रिज्या जो पहले इससे कम थी, अब थोड़ी सी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी उसकी त्रिज्या। और बेटा जैसे उसकी त्रिज्या बड़ी होगी तो वो इस पे फिट आने लग गई, इस पे फिट आ गई, या थोड़ी बहुत कम भी आई तो मैंने हथौड़े से ठोक के फिट कर दिया। जैसे बेटा वो इस पे फिट हुई, मैंने उस लोहे की रिम पे फिर से पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर से ठंडा कर दिया। जैसे फिर से ठंडी होगी, फिर से सिकुड़ेगी, और फिर से सिकुड़ते इसके ऊपर क्या बना लेगी बेटा, ग्रिप बना लेगी, इसके ऊपर ग्रिप बना लेगी। ये प्रोसेस समझे हो क्या तुम? ये प्रोसेस समझे हो क्या? लकड़ी की पहिए की त्रिज्या, वास्तविक त्रिज्या क्या है, ज्यादा है। लोहे की रिम के वास्तविक त्रिज्या क्या है, कंपैरेटिवली कम है। लेकिन उसको गर्म किया, गर्म करके उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया, और बढ़ा के फिट कर दिया, और फिर वापस सिकुड़ा दिया। गर्म करने पर कौन कौन सी राशि बढ़ेगी, कौन कौन सी राशि बढ़ेगी? फर्स्ट ऑप्शन R1, सेकेंड ऑप्शन R2, थर्ड ऑप्शन R1 माइनस R2, फोर्थ ऑप्शन ऑल। तो बेटा इसका जवाब है क्या, ओल। इसका जवाब क्या है, ओल। फोर्थ आंसर है इसका, फोर्थ। अब कारण बताता हूं तुम्हें, कारण बताता हूं, है ना।
देखो मेरी बात सुनो, तुम सोच रहे होंगे भाई ये वाली दूरी बढ़ेगी, है ना। मिसकंसेप्ट क्या होता है, मिसकंसेप्ट क्या होता है, अपन सोचते हैं बेटा ये वाली दूरी बढ़ेगी, यहां पर धातु, ये धातु फैलेगी, तो ये धातु फैलेगी तो इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, और जहां अपन इधर फैलने का कंसेप्ट लगाते हैं ना, वही अपना काम गलत हो जाता है। बेटा ये जो धातु फैलेगी ना, ये अंदर की तरफ नहीं फैलेगी, पूरी की पूरी किधर फैलेगी, बाहर की तरफ फैलेगी, पूरी की पूरी किधर फैलेगी, बाहर की तरफ। अच्छा बताओ, अगर ये धातु ऐसे अंदर की तरफ फैल जाती, ये धातु ऐसे अंदर की तरफ फैल जाती, तो पिछले वाला एग्जांपल याद है, मैंने लोहे की रिम चढ़ाने वाला दिया था। लोहे की रिम भी क्या अंदर से खाली होती क्या, उस खाली रिम को ही तो चढ़ाना है ऊपर लकड़ी के पहिए के ऊपर। उसकी त्रिज्या भी अंदर की त्रिज्या क्या थी, कम थी, R2 समझ लो। ये लोहे की रिम जो चढ़ा रहे हैं उसके अंदर की त्रिज्या क्या समझ लो, R2। बाहर की त्रिज्या क्या समझ लो, R1। तो बेटा अंदर की त्रिज्या भी तो बड़ी थी लोहे की रिम की, लोहे की रिम के अंदर की त्रिज्या भी तो बड़ी थी, तभी तो लकड़ी के पहिए के ऊपर फिट हुआ है। समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को। भाई लोहे की रिम थी, लोहे की रिम थी, वो लोहे की रिम भी तो अंदर से खाली थी। अंदर वाली त्रिज्या की तो बात कर रहे थे अपन, कि अंदर वाली त्रिज्या इतनी कम है कि उस लकड़ी के पहिए के ऊपर फिट नहीं आ पा रही, तभी तो उसको गर्म किया, और गर्म करते क्या अंदर की त्रिज्या बड़ी, रेडियस बड़ी, तभी तो उसमें फिट बैठ पाया है। तो बेटा सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, तो बेटा किसकी तरह होता है, फोटोग्राफिक जूम की तरह, और जब भी तुम किसी फोटो को जूम करते हो तो कोई से भी दो बिंदु रहे हो, उनके बीच की दूरी हमेशा बढ़ती है, चाहे वो खाली जगह पे हो, चाहे तुम्हारे नाक पे आ रहा हो, चाहे तुम्हारे कान पे आ रहा हो, चाहे खाली जगह पे आ रहा हो फोटो में, जब भी तुम जूम करोगे तो कोई से भी दो बिंदु रहे हो, उनके मध्य की दूरी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सोचो अगर तुम इस फोटो को जूम करते तो कैसा होता, इस फोटो को जूम करता मैं, ऐसा होता, देखना बेटा जी ऐसा होगा। और एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं बोल दूं माना R1 बराबर 10, R2 बराबर 8, तो जो R1 माइनस R2 है वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब बेटा यहां पर आते आते मैंने बोल दिया कि R1 कितना हो गया, मान लीजिए 10 की जगह कितना हो गया, 15 हो गया, तो जो R2 रहेगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो R1 डैश माइनस R2 डैश आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेटा सभी दूरियां समान अनुपात में बढ़ती है, देखो इसको कितना बढ़ाया, 50%, इसको कितना बढ़ाया, 50%, तो ये भी कितना बढ़ा, 50%, ये भी कितना बढ़ेगा, 50%। सब दूरियां समान अनुपात में बढ़ती है। जब अपन किसी फोटो को जूम करते हैं तो सारी दूरियां समान अनुपात में बढ़ती है बेटा, चाहे वो खाली जगह की दूरी हो, चाहे एक बिंदु, कोई सी भी दूरी हो, दो बिंदुओं की दूरी हमेशा क्या होगी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ओल हो जाएगा, ओल। गर्म करने पर तापीय प्रसार में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी हमेशा बढ़ती है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी आप ये समझ लीजिए कि आकार हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, किंतु कोण, इसका मतलब आकृति, कोई परिवर्तन नहीं होता।
बेटा शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आकार बढ़ता है, साइज बढ़ जाती है, लेकिन शेप वही रहेगा। जैसे मान लो मैंने राजू का फोटो खींचा, तो उसको जूम भी करूंगा तो भी वो राजू ही रहेगा, काजू नहीं हो जाएगा। राजू का फोटो खींचा तो जूम करने पे भी राजू ही रहेगा। जूम करने से राजू का फोटो का आकार बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा वो तब भी राजू ही। शेप में कोई चेंज नहीं होता, एंगल में कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल समझिए, मैं तुमसे बोल दूं बेटा कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, आयताकार प्लेट है। ये वाली लंबाई कितनी बेटा ए, ये वाली लंबाई कितनी बेटा बी, और ये वाला एंगल कितना बेटा अल्फा, अल्फा बराबर 90 डिग्री। गर्म कर दिया, गर्म कर दिया, कौन बदलेगा, कौन बदलेगा, कौन बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा। तो बेटा नहीं बढ़ने वाली क्वांटिटी कौन सी है, नहीं बढ़ने वाली क्वांटिटी कौन सी है बेटा, अल्फा है, अल्फा। इसको जूम भी कर दोगे बेटा, रेक्टेंगुलर प्लेट को जूम भी कर दोगे तो भी वो रेक्टेंगुलर प्लेट ही रहेगी। वो कोण 90 था तो वो कोण बाद में भी 90 दिखेगा। तो बेटा शेप में, आकृति में कोई चेंज नहीं होगा। रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट ही रहेगी। 90 डिग्री कोण है, हर कोने पे 90 डिग्री कोण ही रहेगा। तो शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता। बेटा किसमें परिवर्तन होता है, साइज में। बेटा दो बिंदुओं की मध्य की दूरी बढ़ती है, आकार बढ़ता है मतलब। अच्छा कुछ स्टार पॉइंट और लिख लो, एक आध है ना, कि ये जो तापीय प्रसार फोटोग्राफिक जूम की तरह होता है, तापीय प्रसार फोटोग्राफिक जूम की तरह होता है। अब बेटा ठोसों में प्रसार के लिए अपन मैथमेटिकल जा रहे हैं ना, ठोसों में प्रसार, ठोसों में प्रसार। बेटा तीन टाइप के प्रसार की बात करेंगे अपन, है ना, तीन टाइप के प्रसार की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप का प्रसार क्या होता है बेटा, रेखीय प्रसार। फर्स्ट टाइप का प्रसार क्या है, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार या फिर 1D बोल दीजिए इसको, 1D, 1 डायमेंशनल। रेखीय प्रसार, बेटा रेखीय प्रसार की बात कर रहा हूं। बेटा ठोसों में प्रसार की अगर मैं बात करूं तो ठोसों में तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। 1D ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, 2D ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, 3D ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। 1D मतलब बेटा आप कोई तार समझ सकते हो। 2D मतलब बेटा आप 2D मतलब कोई प्लेट समझ सकते हो, और 2D मतलब कोई प्लेट समझ सकते हो, वृत्ताकार प्लेट, आयताकार प्लेट, वर्गाकार प्लेट, प्लेट जितनी भी है वो सारी 2D। और 3D का मतलब क्या, बेलन, गोला, घन, घनाभ, ये सब क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है। तो बेटा जितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं उतने प्रकार के क्या भी होंगे, प्रसार भी होंगे। रेखीय प्रसार किन में होगा बेटा, रेखीय प्रसार किन में होगा, 1D ऑब्जेक्ट में। किन में होता है ये, 1D ऑब्जेक्ट में। और 1D ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा, एक तो क्या होता है तार और एक पतली छड़, तार और पतली छड़, तार और पतली छड़। तो बेटा क्या है रेखीय प्रसार, जैसे मान लीजिए मैंने तुमसे बोला बेटा कि अगर इसकी लंबाई, कोई छड़ है, इसकी पहले लंबाई कितनी है बेटा, L0। कितनी लंबाई है बेटा, L0 लंबाई है। कितनी लंबाई है, L0। मैंने इसको क्या किया बेटा, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया, डेल्टा थीटा तापमान बढ़ा दिया। तो बेटा जो नई लंबाई रहेगी, नई लंबाई जो रहेगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, नई लंबाई जो रहेगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। L0 तो रहेगी सही, डेल्टा L और आ जाएगी। कितनी और आ जाएगी, डेल्टा L और आ गई एक्स्ट्रा। जो लंबाई बढ़ी है बेटा, जो लंबाई बढ़ी है वो डेल्टा L इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, L0 अल्फा डेल्टा थीटा। क्या लिखा जाएगा बेटा, L0 अल्फा डेल्टा थीटा। लंबाई कितनी बड़ी, जो एक्स्ट्रा बड़ी है उस लंबाई की बात कर रहा हूं बेटा, डेल्टा L की बात कर रहा हूं, केवल डेल्टा L, केवल डेल्टा L की बात कर रहा हूं बेटा, इस डेल्टा L की। तो जो डेल्टा L रहेगा क्या रहेगा, L0 अल्फा डेल्टा थीटा। L0 का मतलब क्या है बेटा, तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक तो किस पे, प्रारंभिक लंबाई पे। किस पे निर्भर कर रहा है बेटा, प्रारंभिक लंबाई पे। एक डेल्टा थीटा मतलब तापांतर,
और एक बेटा एल्फा। एल्फा को क्या बोला जाता है? रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक मतलब तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक तो प्रारंभिक लंबाई, जितनी प्रारंभिक लंबाई ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी। 1 मीटर वाली की लंबाई कम बढ़ पाएगी, 10 मीटर वाली की लंबाई ज्यादा बढ़ पाएगी। 1 मीटर वाली की अगर मान लो 1 मिलीमीटर बढ़ती है तो 10 मीटर वाली कितनी बढ़ेगी? 10 मिलीमीटर। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा उतनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी। एक का टेम्परेचर 10 बढ़ाया, दूसरे का टेम्परेचर 20 बढ़ाया। अच्छा बेटा, टेम्परेचर भी सेम हो, प्रारंभिक लंबाई भी सेम हो, लेकिन अगर एक छड़ स्टील की है, एक छड़ लोहे की है, तो दोनों की लंबाई अलग अलग बढ़ेगी। इसका मतलब पदार्थ पे भी निर्भर करेगा। तो इसको क्या बोला जाता है? पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक। एल्फा क्या है? पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक। किसी के लिए एल्फा ज्यादा है मतलब उसकी लंबाई तेजी से बढ़ती है, किसी के लिए एल्फा कम है मतलब उसकी लंबाई स्लोली बढ़ती है ताप के साथ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या रहेगा? एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा। बेटा यही फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे से एल्फा पूछा जाता है कि रेखीय प्रसार गुणांक बताइए, तो कहीं ना कहीं बेटा वो मुझे जुगाड़ देगा, मुझे डेल्टा एल दे देगा। मुझे एल नोट और डेल्टा थीटा दोनों को किधर भेज दूं? अपोन में। एल्फा पूछा है तो एल नोट और डेल्टा थीटा को किधर भेज दूंगा? अपोन में। फॉर्मूला केवल एक ही याद रखेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नोट एल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन एल्फा पूछ लिया तो बाकी दोनों को किधर भेज दो? अपोन में। डेल्टा एल के अपोन में भेज दो। एल्फा पूछा है तो एल्फा को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। नई लंबाई, न्यू लेंथ, तो एल नोट तो पहले ही थी, डेल्टा एल और आ गई। एल नोट तो पहले ही थी, डेल्टा एल क्या? एल नोट एल्फा डेल्टा थीटा। यहां से एल नोट कॉमन कितना आ जाएगा? 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल नोट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेगा और डेल्टा एल तुम निकाल लोगे। दोनों को मैथमेटिकली ऐड कर दो। जैसे मैंने बोला प्रारंभिक लंबाई 10 मीटर, तुमने डेल्टा एल निकाला, वो आ गई 0.2 मीटर। तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 पहले थी, डेल्टा एल 0.2 आ गया, तो 10.2 कर दो नई लंबाई। कैलकुलेट करके फिर ऐड कर दो यहां से एल नॉट, ये प्रारंभिक लंबाई, और जो डेल्टा एल सोल्व किया हो फॉर्मूले से जो आया हो, दोनों वैल्यू को यहीं पे ऐड कर दो, एल न्यू आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखने का लोचा ही खत्म। केवल एक फॉर्मूला याद रखो, कौन सा? डेल्टा एल, लंबाई में परिवर्तन, एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा। डन बेटा जी, आगे चलूं। अच्छा, अल्फा का मात्रक बता दीजिए, अल्फा का मात्रक क्या रहेगा? यहां से बताओ। ये डेल्टा एल लंबाई, एल नोट भी लंबाई, ये डेल्टा थीटा, ये तापांतर है, ये तापांतर है। तापांतर है तो मतलब क्या रहेगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर क्या रहेगा? केल्विन इनवर्स। अच्छा बेटा, डेल्टा थीटा जहां भी है वहां पे डिग्री सेल्सियस में लिखो या क्या में लिखो, बात सेम है। अभी अभी रिलेशन पढ़ा अपन ने तापांतरों के मध्य, डेल्टा सी बराबर डेल्टा के आया था। पीछे स्लाइड ले जाके बताऊं क्या तुम्हें? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्या आया था? देखो ये स्लाइड देख रहे हो, यहां पे रिलेशन लिखा था अपन ने। देखो डेल्टा सी इक्वल टू क्या है? डेल्टा 5। डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के, दिख रहा है क्या बेटा? देखो इस वाले में देखो, डेल्टा सी इक्वल टू क्या रहेगा? डेल्टा के। तो जब बेटा तापांतर होता है तो सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, बात सेम है, दोनों चीजें इक्वल है, दोनों चीजें सेम टू सेम है, सेम टू सेम, अंतर ही नहीं है दोनों में। तो जहां पे भी डेल्टा थीटा दिख जाता है ना फॉर्मूले में, वहीं पे तुम डिग्री सेल्सियस को काम में ले सकते हो, क्योंकि केल्विन में बदलने के भी कोई ज्यादा कुछ हो नहीं जाएगा। केल्विन में बदलोगे तो भी तापांतर वही आएगा, तो अपना टाइम वेस्ट करना है। जब तापांतर हो फॉर्मूले में तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, अपना टाइम वेस्ट करना है। तो जब डेल्टा थीटा होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, दोनों बातें सेम है। अरे बोलो ना भाई, समझे हो क्या तुम मेरी बात को? जहां पे भी डेल्टा थीटा आ जाए, जहां पे तापांतर की बात आ जाए, जहां फॉर्मूले में T1 माइनस T2 दिख जाए, TH माइनस TL दिख जाए, बता रहा हूं बहुत सारे फॉर्मूले जहां ऐसा दिखा था। कंडक्शन वाले फॉर्मूले में TH माइनस TL दिखा था, कंडक्शन वाले फॉर्मूले में TH माइनस TL। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में T1 माइनस T2। तो बेटा ऐसी बहुत सारी जगह थी।
है ना। तो डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और केल्विन भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी क्या आ जाए डेल्टा थीटा आ जाए तो दोनों मात्रक वैलिड है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों वैलिड है बेटा। तो इसका मात्रक केवल डिग्री सेल्सियस इनवर्स, केवल केल्विन इनवर्स नहीं, डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी है, क्योंकि अपोन में क्या आ रहा है, डेल्टा थीटा आ रहा है। डेल्टा थीटा आ रहा है मतलब सेंटीग्रेड वाली वैल्यू भी सेम बात है। फॉर्मूला केवल ये याद रखोगे, यहां पे लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार किन में होता है बेटा, 2D ऑब्जेक्ट। किन में होता है, 2D ऑब्जेक्ट्स। 2D ऑब्जेक्ट क्या बेटा, सभी प्रकार की प्लेट, सभी प्रकार की प्लेट। अब बेटा अगर सभी प्रकार की प्लेट की बात करूं तो यहां क्षेत्रफल में परिवर्तन लिखेंगे अपन, है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। डेल्टा ए इज इक्वल टू, इस डेल्टा ए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ए नोट का मतलब क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल। ये क्या है, तापांतर। और बीटा का मतलब क्या है बेटा, बीटा का मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बेटा, जैसे एल में, एल का काम कौन करता है, डेल्टा एल में प्रसार गुणांक का काम कौन करता है, एल्फा। ऐसे क्षेत्रफल में कौन करेगा, बीटा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रहेगा। जैसे रेखीय प्रसार गुणांक है वैसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी है। तो बेटा अगर यहां से मुझे बीटा पता करना हो, कभी अगर बीटा पूछ लिया जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा थीटा। और बेटा इसके जो मात्रक आएगा, इसका मात्रक भी क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, या फिर क्या आएगा बेटा, केल्विन इनवर्स। ऐसे बेटा ए न्यू पता करोगे तो ए न्यू बराबर क्या आएगा, ए नोट प्लस डेल्टा ए। ए नोट की जगह ए नोट, डेल्टा की जगह ए नोट बीटा डेल्टा थीटा, ये आएगा क्या। फिर से ए नोट कॉमन ले दूं क्या बेटा, फिर से ए नोट कॉमन ले दूं क्या, तो ए न्यू इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। लेकिन बेटा जैसा कि आप जानते हो उस फॉर्मूले को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, डेल्टा ए का, डेल्टा ए का। ए नोट क्वेश्चन में गिवन होता है, डेल्टा ए पता कीजिए, ए नोट प्लस डेल्टा ए कर दीजिए, नया क्षेत्रफल आ जाएगा। पुराना क्षेत्रफल तुम्हारे पास है ए नोट, नया कितना बढ़ गया वो तुमने एड कैलकुलेट कर लिया। पहले जितना था, नया कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, दोनों को ऐड कर दो, नया वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। डन है बेटा जी, आगे चलू क्या, भाया आगे चालू कर, चालू छू। नंबर 3, आयतन प्रसार। आयतन प्रसार किन में होगा बेटा, 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट क्या बेटा, 3D ऑब्जेक्ट क्या, घन घनाभ, घन घनाभ गोला, घन घनाभ गोला, बेलन, जो भी। अच्छा बेटा इसमें क्या लिखोगे, जैसे उसमें डेल्टा एल डेल्टा ए लिखा है, यहां पर क्या लिखोगे, डेल्टा वी, वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। डेल्टा वी का मतलब क्या है, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। वी नोट का मतलब प्रारंभिक आयतन, इसका मतलब क्या है, तापांतर। और गामा का मतलब क्या है, गामा का मतलब आयतन प्रसार गुणांक। और बेटा यहां से अगर गामा लिखोगे तो गामा इज इक्वल टू क्या, वी नॉट डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा थीटा। मात्रक क्या बेटा इसका, मात्रक क्या, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, या फिर क्या लिखोगे, केल्विन इनवर्स।
और बेटा अगर इसे वी न्यू लिखोगे, वी न्यू, तो वी न्यू इज इक्वल टू क्या, वी नोट प्लस डेल्टा वी। वी नोट की जगह वी नोट, डेल्टा वी की जगह वी नोट गामा डेल्टा थीटा। वी नोट कॉमन, वी नोट कॉमन कितना आ जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। बोले बेटा जी यहां तक कोई दिक्कत हो तो तीनों के लिए सिमिलर टाइप की चीजें लिखिए, बस कोफिशिएंट के नाम अलग हो गए। रेखीय में क्या आता है, एल्फा नाम बोलते हैं। लंबाई वाले का नाम क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, नाम क्लियर याद रखना, रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रफल वाले में क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और आयतन वाले में क्या है, आयतन प्रसार गुणांक। भाई समझे तो हो क्या बात को, हां ना कुछ तो बोलो। समझे तो हो क्या भाई बात को, समझे तो हो क्या बात को। अब बेटा एक गड़बड़ और करता है, वो एक गड़बड़ और करता है। जैसे मान लो तुमसे डेल्टा एल पूछा या डेल्टा ए पूछा, तुमसे डेल्टा ए या डेल्टा बी पूछा। सुनना बेटा मेरी बात को, तुमसे क्या पूछा, डेल्टा बी। तुमसे ये वाली वैल्यू पूछी डेल्टा वी, डेल्टा वी। सुनना भाई, ध्यान बनाए रखना है ना। तुमसे डेल्टा वी पूछा बेटा, यहां तुमने वी नोट तुम्हें दे दिया, क्वेश्चन में वी नोट दे दिया कि प्रारंभिक आयतन इतना है, प्रारंभिक आयतन इतना है। डेल्टा थीटा इतना तापमान बढ़ा दिया, इतना तापमान बढ़ा दिया। डेल्टा थीटा भी तुम्हें दे दिया, वी नोट भी तुम्हें दे दिया, लेकिन बेटा गामा की जगह तुम्हें क्या दे दिया, एल्फा दे दिया। डेल्टा वी में तुम्हें जरूरत किसकी है, आयतन प्रसार गुणांक की, लेकिन तुम्हें दे क्या दिया, रेखीय प्रसार गुणांक दे दिया। अब फॉर्मूला किसका चाहिए बेटा, डेल्टा वी का फॉर्मूला चाहिए। डेल्टा वी के फॉर्मूले में किसकी जरूरत रहेगी, गामा की, लेकिन गामा वाला गुणांक नहीं दिया, एल्फा वाला गुणांक दे दिया। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि आयतन प्रसार गुणांक दिया है या रेखीय प्रसार गुणांक दिया है। अब जरूरत थी आयतन की और दे क्या दिया, रेखीय प्रसार गुणांक। तो बेटा उससे एल्फा से गामा कैसे आएगा उसकी बात कर रहा हूं। एल्फा इस टू बीटा इस टू क्या होता है बेटा जी, गामा होता है। इसका मतलब 1:2 कितना होता है, 3। इसका मतलब यह हुआ बेटा जी, इसका मतलब यह हुआ कि जो बीटा रहेगा वो तो कितना रहेगा बेटा, 2 एल्फा, और जो गामा रहेगा वो गामा इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा, 3 एल्फा। इसका मतलब यह हुआ। इसका मतलब यह हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए एक्स दिशा में रेखीय प्रसार गुणांक कितना है, एल्फा। वाई दिशा में भी कितना है, एल्फा। तो बेटा पूरी प्लेट का कितना हो जाएगा, एल्फा प्लस एल्फा 2 एल्फा हो जाएगा। लेकिन ऐसा किसके लिए होता है बेटा, ऐसा किसके लिए होता है, केवल ऐसा किसके लिए होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब समांगी माध्यम। कभी कभी बेटा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। कभी कभी अगर ऐसा हो जाए, कभी कभी ऐसा हो जाए, अगर क्रिस्टल वगैरह आ जाए, क्या आ जाए बेटा, क्रिस्टल आ जाए। क्रिस्टल आ जाए बेटा। सुनना मेरी बात को, मैंने बोला बेटा तुमसे एल्फा एक्स डायरेक्शन का एल्फा कितना दिया, एल्फा 1। एक वाई डायरेक्शन का एल्फा कितना दिया, एल्फा 2। तो बेटा जो बीटा आएगा, बीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई। मतलब कितना आएगा, एल्फा 1 प्लस एल्फा 2। और बेटा बाकी के नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टील की प्लेट है बेटा, लोहे की प्लेट है, क्रिस्टल वगैरह नहीं है, केवल प्लेट है सिंपल। तो बेटा उनके लिए तो डायरेक्ट लिखोगे, कितना आएगा, 2 एल्फा। दोनों तरफ का क्या होता है, सेम होता है, एल्फा एल्फा होता है, तो डायरेक्ट 2 एल्फा कर देते हैं। ऐसे बेटा अगर गामा लिखना हो तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस क्या हो जाएगा, एल्फा जेड। याद रह जाएगी बात। इसका क्वेश्चन पूछेगा तो ये बीटा वगैरह गामा वगैरह पूछ के खत्म कर देगा।
इससे आगे नहीं पूछता। अगर क्वेश्चन इधर का बनाएगा अलग अलग वाला तो फिर यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देगा, केवल गामा ही पूछ के रुक जाएगा, केवल बीटा पूछ के रुक जाएगा, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इस वाले में क्वेश्चन आगे जाता है, आगे जाता है इसमें क्वेश्चन। इसमें डेल्टा ए डेल्टा भी पूछेगा और तुम्हें गामा की जरूरत रहेगी तो 3 अल्फा से पता करोगे। डेल्टा ए पूछा, डेल्टा ए पूछा, डेल्टा ए में जरूरत किसकी रहेगी? बीटा की। लेकिन दे क्या दिया? अल्फा। क्या कर दोगे? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। आ जाएगा भाई, आ जाएगा। सुनो ना, बोलो हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलो। हाँ ना कुछ तो बोलो भाई। एक आध क्वेश्चन कर लो इसका, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिएगा बेटा जी, है ना, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पांच मीटर लंबी छड़, 5 मीटर लंबी छड़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। यदि इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर 5.01 मीटर लंबी हो जाती है, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बताइए। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बताइए। कोई बात नहीं, मेरे पास आवाज नहीं आती है, कोई बात नहीं, मैं समझ जाता हूं तुम्हारी फीलिंग, समझ जाता हूं मैं, चिंता मत करो। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और आज यूट्यूब पे क्लास है नहीं है, बता दीजिए मुझे। यूट्यूब पे क्लास है नहीं है, बता दीजिए। कोई तो बोल रहा है नहीं है सर, नहीं है, और कोई बोल रहा है यूट्यूब पे क्लास है सर जी, यूट्यूब पे क्लास है। ये नहीं कौन बोलता है, हाँ कौन बोलता है, किसकी बात मानूं मैं? अच्छा, जेरोक्स जवाब दे रहा है। जेरोक्स जवाब दे रहा है तो फिर सही है भाई। चलो ठीक है, मैं सोल्व करता हूं फिर, है ना। अच्छा बेटा, मुझे इसमें क्या नई लंबाई दे रखी है या डेल्टा एल दे रखा है, ये बताओ। नई लंबाई दे रखी है या डेल्टा एल? यहां पे लंबाई में परिवर्तन दिया है या मुझे नई लंबाई दी है? बेटा ये तो नई लंबाई है ना, 5.01 मीटर हो जाती है। तो बेटा क्या इस नई लंबाई से क्या तुम्हें डेल्टा एल भी पता लग रहा है? क्या डेल्टा एल कितना रहेगा? मुझे क्लियर पता लग रहा है यहां पर, है ना, कि डेल्टा एल कितना रहेगा। देखना यहां पर क्या हो रहा है बेटा, डेल्टा एल कितना हो रहा है? डेल्टा एल
0.01 मीटर, 0.01 मीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर। सिंपल शब्दों में लंबाई में इतना ही परिवर्तन हुआ है। डेल्टा एल क्लियर है क्या भाई? डेल्टा एल पता लग रहा है ना यहां से? क्लियर। अच्छा डेल्टा थीटा बोलो तो, डेल्टा थीटा बोलो तो प्यारे बच्चों, डेल्टा थीटा बोलो तो डेल्टा थीटा क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा क्या? डेल्टा थीटा क्या डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस कर दूं क्या? डेल्टा थीटा है तो बेटा θ2 माइनस θ1 कर दीजिए, सेल्सियस में ही कर दीजिए। सेल्सियस में भी वही वैल्यू आएगी जो केल्विन में आएगी, क्योंकि डेल्टा थीटा है, दोनों में वैल्यू सेम होती है। हाँ सुन लिया है बेटा, मैंने सुन लिया है, सुन लिया है। कॉपी पेस्ट मत किए जाओ, कॉपी पेस्ट मत किए जाओ इसे बार बार, बटन भी खराब कर दोगे, उंगलियां भी खराब कर लोगे। अच्छा बेटा ये डेल्टा एल है तुम्हारे पास, डेल्टा थीटा है तुम्हारे पास, क्या एल नोट भी है क्या? प्रारंभिक लंबाई भी है क्या? देखो एल नोट कितना है 5 मीटर। और बेटा एल्फा तुम्हें पता करना है, एल्फा तुम्हें पता करना है, पता तो तुम्हें बीटा करना है, पर एल्फा पता करोगे उसको 2 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? बीटा आ जाएगा। एल्फा पता करोगे उसको 2 से गुणा कर दोगे, 2 एल्फा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। पहले एल्फा पता कर लेता हूं यहां से। बोलिए बेटा जी क्या लिखोगे? एक ही फॉर्मूला याद है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नोट एल्फा डेल्टा थीटा, यही फॉर्मूला याद है। एल्फा का फॉर्मूला बनाना है, यहां से बना दूंगा। कितना आ जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल नोट डेल्टा थीटा। डेल्टा एल की जगह कितना बेटा? 10 की घात -2, और बेटा एल नोट की जगह कितना? 5, और डेल्टा थीटा की जगह कितना बेटा? 100। देखिए बेटा क्या शानदार क्वेश्चन, क्या शानदार कैलकुलेशन, क्या मजेदार, कितना सिंपल क्वेश्चन। कितना आ जाएगा? एल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/5 गुणा 10 की घात -4। यही आएगा क्या बेटा जी? यही आएगा क्या? यहां से इसको लिखूंगा तो ऐसे आ जाएगा क्या बेटा? 0.2 गुणा 10 की घात -4। बेटा 1 10 यहां पे गुणा करूं, 1 10 डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 10 की घात -5 हो जाएगा क्या बेटा? अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो यहां से 10 से गुणा भी कर देना, 10 से डिवाइड भी कर देना। ये लीजिए बेटा जी, काम हो जाएगा। तो बेटा ये एल्फा आया तुम्हारे पास, एल्फा इज इक्वल टू यूनिट क्या रहेगी? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। नाउ बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा? बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? 2 एल्फा रहेगा, 2 एल्फा। और 2 एल्फा रहेगा तो बेटा एल्फा को 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 10 की घात -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। बोले बेटा जी क्लियर है क्या सारी बात? हाँ जो तुम बता रहे हो वो भी सही है, 1/25,000 वो भी सही है ना? ठीक है बेटा जी चलते हैं ना, बाकी का कल पढ़ते हैं फिर, है ना? कल पढ़ते हैं, सैटरडे तक कंप्लीट कर देंगे। आज क्या है? थर्सडे आज, तो आज फ्राइडे और कल सैटरडे, 2 दिन और मान लो इसमें, है ना? ठीक है बेटा जी, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल, बाय बाय।